हिंदुस्तान में साउथ इंडिया की सियासत बिल्कुल मुनफर्द होती है। हम बात कर रहे हैं साउथ इंडिया की एक रियासत आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश का जिक्र इसलिए भी होता है कि जब वक्फ अमेंडमेंट का वक्त आया, उस वक्त आंध्र प्रदेश की सरकार चंद्रबाबू नायडू ने समर्थन किया मरकजी हुकूमत का, तब जाके वो एक्ट पास हुआ, वो बिल पास हुई और एक्ट बना। इससे कहीं ना कहीं मुसलमानों में एक नाराज़गी है आंध्र प्रदेश की सरकार को लेके, आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू को लेके। और साथ ही चंद्रबाबू और आंध्र प्रदेश के ताल्लुक से बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ एक मेहमान है, समीर खान, जो वाईएसआर कांग्रेस के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन हैं। ये वही समीर खान है जिन्होंने हाल ही में ज़मीर अहमद खान के ताल्लुक से कमेंट किया था। पार्टी के डाइस पर उन्होंने कहा था कि ज़मीर अहमद खान के जैसा एक लीडर आंध्र प्रदेश में भी होना चाहिए था। मुख्तलिफ इश्यूज़ हैं, पवन कल्याण का स्टेटमेंट है, आंध्र प्रदेश के लेके बहुत सारे इश्यूज़ हैं। हम बात करेंगे समीर खान, जो वाईएसआर कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन हैं। सब आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है, बहुत ही आपका शुक्रगुजार हैं कि आपने वक्त दिया हमारे लिए। जी, अस्सलाम वालेकुम। समीर खान साहब, बताएं, चंद्रबाबू नायडू की वजह से क्या ये बिल पास हुई है? और अगर हुई है तो आप लोग अपोजिशन में थे, आप लोगों ने क्या कोशिश की चंद्रबाबू नायडू को समझाने के लिए? देखिए, पहली बात मैं बोलना चाहता हूँ तमाम सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों को, चंद्रबाबू नायडू ने सिर्फ आंध्र प्रदेश के मुसलमानों को नहीं, तमाम सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों के गला काटने की बिल लेके आए हैं। ये बिल जो अपने मुसलमानों के कमर तोड़ने की है और मुसलमान को जितना ज़मीन के अंदर खोदना चाहते उतने अंदर खोदने की बिल है। चंद्रबाबू नायडू एक ऐसा लीडर है, उनके ससुरे साहब जो है, उनके जो ससुरे साहब एनटी रामाराव साहब, वो मुसलमान को अच्छा देखते थे, मुसलमान के साथ खड़े थे, मुसलमान को बहुत चाहते थे, बहुत नज़दीक भी काटते थे। एक वो है। और दूसरे वाईएसआर, जो वाईएस राजशेखर रेड्डी साहब थे, उस टाइम पे कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, जिन्होंने 108 जो एम्बुलेंस लाई थी, आज ऑल ओवर इंडिया में है 108। ऐसे तमाम सारे स्कीम्स लेके आए और रिजर्वेशन के बारे में भी मुसलमान को साथ देने वाले थे। ये दोनों मुसलमान को आंध्र प्रदेश में मुसलमान को चाहने वाले हैं। चंद्रबाबू नायडू ये ऐसे शख्स है कि इनके रगों रगों में आरएसएस का खून दौड़ता है। इन्होंने मुसलमान को गलत जगह, गलत वादे देके, गलत स्कीम्स में देके, उनको मैनिपुलेट कर कर मुसलमान की वोट बैंक उनके पार्टी से छीनने की कोशिश में मुसलमानों को हर बार हर इलेक्शन में धोखा देते हैं। जैसा कि मुसलमान को दुल्हन स्कीम देंगे, जैसा कि रमज़ान में ईद में तोहफ़ा देंगे, बकरीद में तोहफ़ा देंगे, जैसा कि इमाम मौज़नों को देंगे, जैसा कि मदरसों को डेवलप करने के लिए पैसे देंगे, जैसा कि इस्लामिक बैंक लाएंगे। ऐसे तमाम सारे झूठे वादे, झूठे मुसलमानों को बोलकर मुसलमानों को 2014 से लेते 19 के अंदर एक भी मुसलमान को एक मंत्री मिनिस्टर भी नहीं दिया। वहाँ के एक पल्ले रघुनाथ रेड्डी को अपना पोर्टफोलियो जो वक्फ बोर्ड का और जो भी माइनॉरिटी वेलफेयर्स का है, उसको पूरा एक हिंदू को देकर मुसलमानों की माइनॉरिटी का मिनिस्ट्री देके उनको चलाया गया। अच्छा, सवाल ये है कि क्या आप लोगों ने कोशिश की, चूँकि ठीक है आप अपोजिशन में थे, लेकिन चंद्रबाबू के साथ तो आपके भी आपके पर्सनल भी ताल्लुकात हैं, और बहुत सारी तंजीमें जो कर्नाटक से, दिल्ली से और कहीं कहीं जगह से डेलीगेशंस जा रहे थे चंद्रबाबू को समझाने के लिए कि आप इस बिल का समर्थन ना करें। इसके बावजूद भी वो समर्थन उन्होंने किया, लेकिन आप लोगों ने भी क्या कुछ कोशिश की थी? क्या वहाँ पे कुछ प्रेशर डालने की कोशिश की? 100% हम लोग जमात उलमा, जमात इस्लाम, अहले हदीस, अहले सुन्नत और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से हम लोग धरने के, यानी कि प्रोटेक्शन के, पीस प्रोटेक्शन से हम लोग उनसे प्रोटेस्ट करके हम लोग उनको डिमांड किए थे और तमाम सारे ईमेल्स भेजे थे। हम लोग वाईएसआर कांग्रेस पार्टी रहने के बावजूद भी हम लोग उनको चंद्रबाबू नायडू साहब, अगर मुसलमानों को आपको मोहब्बत है तो इस बिल को आप रोक दीजिए।
कर कर हम लोग जिनके उनके 3 एमएलए थे उनके ऊपर प्रेशर लाए, और एक एमएलए तो डायरेक्ट आकर, गुंटूर के जो एमएलए थे डायरेक्ट आकर ये सरासर गलत है करके उनके पार्टी एमएलए ने ही आके कंडेम किया है। हम लोग उतना सारा प्रेशर लेके आए, और तमाम अपने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी उनसे बैठकर डिस्कस की है कि गलत है करके। अब इतने सारे बावजूद उनसे डिस्कस करने के बाद में भी वो बिल को पास कर रहे हैं। पास करने के लिए बीजेपी गवर्नमेंट को उन्होंने उनके फायदे के लिए, उनके बेटे के फायदे के लिए और पवन कल्याण के फायदे के लिए मुसलमान को गिरवी रख दिए। मुसलमान को, इन पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान को जाके गिरवी रखे, क्योंकि हमारी जो बदनसीब है, हम लोग गवर्नमेंट वाईएस जगनमोहन रेड्डी साहब जब मुख्यमंत्री थे मुसलमानों को बहुत खींच के लेके आए। डिप्टी सीएम ने दिया, मिनिस्टर्स ने करा। भी सही है कि वाईएसआर भी तो बीजेपी के साथ अलायंस में थे। अलायंस में नहीं थे आप, सपोर्ट में तो प्लीज करेक्ट, हम लोग अलायंस में नहीं थे। वी बीन विथ नरेंद्र मोदी साहब, जहां के आप वाइजैक में नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर साहब ने स्टेज पे खुद बैठकर है, और ऐसा एक हिम्मत वाला मुख्यमंत्री डायरेक्ट नरेंद्र मोदी साहब के सामने बोला है कि वाईएस जगनमोहन रेड्डी साहब ने बोला कि मेरे और आपके बीच में सिर्फ मेरे स्टेट के और मेरे पब्लिक के वजह से आपके पास रिलेशनशिप है, दूसरा कोई भी एजेंडा नहीं है। ये चंद्रबाबू नायडू को उतनी हिम्मत नहीं है नरेंद्र मोदी को सामने रख के बोलने के लिए। चंद्रबाबू का जिक्र जब भी होता है जहन में एक शेर जरूर याद आ जाता है जी, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। क्या मजबूरी रही होगी चंद्रबाबू की? यही है उनके बेटे को सीएम बनाने का, और यही है तमाम सारे कंपनीज के जो भी साइन करवाना है। हाल ही में हम लोग को पता चला कि चंद्रबाबू नायडू को जो भी अब जहाँ से भी इंटरनेशनल कंपनीज आ रहे हैं, जहाँ से भी अमरावती के लिए उन्होंने जो स्कैम अभी शुरू हो रहा है अमरावती के नाम पे, जो कैपिटल बनाने जा रहे हैं उसके नाम से थाउजेंड्स ऑफ करोड़ फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट से लेके आ रहे हैं, और वहाँ से जितने भी सारे कंपनीज को लेके आ रहे हैं, उनकी शर्त ये है कि वक्फ बोर्ड की बिल को आप हमको साथ दीजिए। उनकी शर्त ये और उनकी डील ये है, और उनके बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए ये सारे तमाम हमारा मुसलमानों का हिंदुस्तान में गला काट कर इन्होंने आगे बढ़ाया। अच्छा, जब सरकार बन रही थी, मरकजी हुकूमत जब फॉर्म हो रही थी, उस वक्त ये भी कयास आराइयाँ हो रही थी कि चंद्रबाबू नायडू को भी पीएम बनाया जा सकता है। यानी कि जो अपोजिशन थी, इंडिया अलायंस जो था, वो किसी को भी पीएम बनाने के लिए तैयार था। इसके बावजूद भी चंद्रबाबू हो या फिर नीतीश कुमार हो, किसी ने भी जो है आगे उसमें पहल नहीं की। ऐसा क्या मजबूरियां हैं, क्यों इस तरह से पॉलिटिक्स रही, क्या उस वक्त के हालात थे? हाँ, कैसे देखते हैं आप? चंद्रबाबू नायडू साहब ये हिंदुस्तान में नंबर 1 झूठा करके बोल के कोई रिसर्च करा तो नंबर 1 में चंद्रबाबू नायडू साहब आए। यानी कि सियासी लोग तो झूठे होते ही हैं, उसमें ये नंबर 1 में आते हैं। ये नंबर 1 में आते हैं अक्सर सियासी लोग, पूरे नहीं, कुछ लोग अक्सर अच्छे भी नहीं। हैं। जहां मेरी उम्र तो 42 है, लेकिन मेरे तजुर्बे में मैं तकरीबन 15 साल से मैं पॉलिटिक्स में हूँ। इससे पहले हमारे बड़े लोग, बुजुर्ग लोग थे, हम लोग जहाँ पर भी देख के आते थे, एनटी रामाराव का जो पॉलिटिक्स था वो अलग था, वाईएसआर का जो था वो अलग था, लेकिन चंद्रबाबू नायडू का था वो झूठा इंसान है। कोई भी मुसलमान नहीं, पूरा आंध्र प्रदेश वाले झूठे वादे दे के झूठे बात बोलकर चंद्रबाबू नायडू ने आए। एक छोटी मिसाल बोलता हूँ, आप चाहे यूट्यूब में देख लो, आप चाहे किसी में भी मान लो, आप चाहे गूगल में बोलो, इसी चंद्रबाबू नायडू साहब ने जो 2014-19 इलेक्शंस के पहले नरेंद्र मोदी एक नंबर 1 झूठा है करके बोल के दिल्ली में धरना किए काले कपड़े पहन के। नरेंद्र मोदी आकर, नरेंद्र मोदी को बच्चे नहीं है, बीवी नहीं है, उनको क्या मालूम है फैमिली क्या होती है, इसी चंद्रबाबू नायडू में बोला। इसी चंद्रबाबू नायडू साहब ने ही बोला। इतने उनको नरेंद्र मोदी साहब को गालियां भर के आज वो लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जैसे हो गए। आज उनको तख्त पर बिठा के, आप भरोसा करेंगे ऐसे चंद्रबाबू नायडू साहब को, जो नरेंद्र मोदी साहब को इतना बोल के फिर जाके मिल गए, चौकट पे पड़ गए उनके। तो आपके बेटे के लिए, आपकी सियासत के लिए पब्लिक को कुछ भी कर देंगे आप।
अच्छा, हालात कैसे हैं वहाँ? सरकार किस तरह से चल रही है? हाँ, सरकार डेवलपमेंट कितना हो रहा है? सरकार जो है वहाँ पे जो उन्होंने सुपर सिक्स स्कीम्स बोले हैं, तमाम सारे झूठे हैं। अब तक कोई इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। कितने स्कीम का वादा किया था 6 स्कीम्स का, 6 में एक भी नहीं हुआ, और जहाँ पर है वो भी कॉपी है। कर्नाटका में फ्री बस ने अनाउंस किया है, उसी फ्री बस को उनको क्या कॉपी किया है। जहाँ पे अम्मा वड़ी बोलते हैं, जगनन्ना ने किया है। हमारे जो एक्स चीफ मिनिस्टर साहब जगन साहब थे, उन्होंने अम्मा वड़ी यानी कि जो भी घर में बच्चों को फीस है वो डायरेक्ट गवर्नमेंट दी, उसको अम्मा वड़ी करके स्कीम रखा है, उसने किया है। यहाँ के पब्लिक को गैस फ्री बोला है, अभी तक वो इम्प्लीमेंट नहीं किया है। ऐसे तमाम सारे स्कीम्स हैं अभी तक जो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। अच्छा, कैपिटल 1 साल हो गया। कैपिटल को लेके काफ़ी हंगामा है हैदराबाद, और आपके यहाँ आंध्र प्रदेश की कैपिटल अभी बनना है, डेवलप होना है, उसका काम कहाँ तक आया? देखिए, वो द प्लेस अमरावती हिज कॉल्स, जहाँ पर भी वो बारिश आएगी तो वो डूब जाएगा। ये खुद ही ने, जो म्युनिसिपल मिनिस्टर, उन्हीं के म्युनिसिपल मिनिस्टर था, वर्ल्ड बैंक में वर्ल्ड बैंक आकर उन्होंने वर्ल्ड बैंक से लोन लेना चाहिए था, लोन लेने की कोशिश की थी। वर्ल्ड बैंक ने आके बोल दिया उनको कि अमरावती है, बारिश आ जाए तो डूब गया जाएगा। तो इसी सवाल ने वहाँ के मिनिस्टर है, म्युनिसिपल मिनिस्टर नारायणा, उन्होंने ही खुद बोला है कि ऐसा वो होगा बोला, फिर भी हम लोग सेग्रीगेट करेंगे करके। अमरावती के वजह से जो पसंद नहीं है, जो बिल वक्फ बोर्ड, इसको भी लेके जाके वो लोग रखकर अमरावती को जो चाहिए वो करवा रहे हैं। मतलब ये मजबूरी रही? यही मजबूरी है। अच्छा, एक तरफ जो है आपकी पार्टी की अगर बात करें, वाईएसआर कांग्रेस की, एक तरफ आपकी पार्टी है, एक तरफ आपकी पार्टी के जो सुप्रीमो हैं, जगन मोहन की सगी बहन शर्मिला जो है कांग्रेस की प्रेसिडेंट है। किस तरह से आप लोगों को फेस करना पड़ता है कि सगी बहन जो है आपकी सुप्रीमो की, वो एक पार्टी में है, आप एक पार्टी में हैं, और इस बार के इलेक्शन देखेंगे तो कांग्रेस को वहाँ कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, और इसकी वजह से आपको थोड़ा नुकसान ज़रूर हुआ है? हमको कांग्रेस पार्टी से नुकसान नहीं हुआ है। हम लोगों को नुकसान हुआ है तो पवन कल्याण से हुआ है। यानी कि पवन कल्याण, जनसेना, बीजेपी और तेलुगु देशम पार्टी, इन तीनों ने मिलकर एक इंसान के ऊपर उन्हें वार किया है। और उसके साथ जिन्होंने उनके घर के मामले में भाई बहन अलग होना पड़ा, यानी कि जगनन्ना और शर्मिला का, तो उनका पर्सनल इश्यूज है, घर के हर घर में होती है, उनको भी चंद्रबाबू नायडू ने यूज कर थ्रू रेवंत रेड्डी साहब से यूज कर यहाँ पे क्या किया है, आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी साहब के खिलाफ इलेक्शन कंटेंट्स कर जहां मुस्लिम वोट बैंक थी वो कांग्रेस से लेने की कोशिश की, बट वो ज्यादा नहीं हुआ। यहाँ इसका मतलब आप करें कि रेवंत रेड्डी और चंद्रबाबू मिले हुए हैं 200%। एक तरफ चंद्रबाबू नायडू के घर का आदमी है रेवंत रेड्डी। आप मुझे एक बात बोलिए, आप तक हैदराबाद में मुसलमान, अब तक इतने साल हुआ हुकूमत रेवंत रेड्डी ने बना के कांग्रेस पार्टी की, आप मुझे बोलिए एक मुसलमान मिनिस्टर है वहां पे, जहां के नवाब सिटी में, नवाबों की सिटी है हैदराबाद, एक मुसलमान मिनिस्टर नहीं है। तो रेवंत रेड्डी को भी है ना, मैं कांग्रेस पार्टी गलत नहीं बोल रहा हूं, कांग्रेस पार्टी का चीफ मिनिस्टर जो है वो गलत है। और जहां पे कर्नाटका में है, यहां पे है वाईएस राजशेखर रेड्डी के जैसे हैं सेम सिद्धरामैया साहब। सिद्धरामैया, हम लोग सिद्धरामैया साहब को देखेंगे तो वाईएस राजशेखर रेड्डी साहब आता है, याद आते हैं हमें, फीलिंग, हाँ। वो फीलिंग्स आती है, उनका स्टाइल, उनका बात करने का वे, उन्होंने जो ऑफिसर से ट्रीट करते हैं और मुसलमानों को सामने लाते हैं, मुसलमानों को जो चाहिए वो ज़मीर साहब से बोलते हैं, और ज़मीर साहब जाके उनको मेरी कौम को, मेरी आवाम को ये चाहिए करके बोल के लाते हैं। सो इस बॉन्डिंग में हमको सिद्धरामैया साहब, राजशेखर रेड्डी को देखे को याद आता है हम लोग को। जमीर अहमद खान को देख के क्या याद आता आपको? मुसलमान लीडर, मैं हम लोग वही है, कर्नाटका के मुसलमान, मैं कसम से बोल रहा हूँ भाई, कर्नाटका के मुसलमान ऐसे लीडर उनको रहना बहुत नसीब वाले हैं। हमारे यहाँ पे, हमारा मेन आंध्र प्रदेश में
जितना पॉपुलेशन मुसलमान का कर्नाटका में है उतनी ही पॉपुलेशन हम लोग को भी है। कर्नूल, कड़पा, गुंटूर, नेल्लूर, विजयवाड़ा, कड़प, हर चीज से हम लोग को, हमारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं 60 कॉन्स्टिट्यूंसी के ऊपर मुसलमानों की वोट बैंक डिसाइड करती है, 60 एमएलए के ऊपर, और 10-12 एमपी के ऊपर मुसलमान कॉन्स्टिट्यूंसी डिसाइड करती है। हमारा प्रॉब्लम है कि हम लोग को एक मुसलमान लीडर नहीं है। यहाँ कर्नाटका में आपको ज़मीर अहमद साहब है कि मुसलमानों को क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, किस तरीके से चाहिए, उन लोग को क्या है। जिसको कौम की तलब रहती है, जिसको कौम के ऊपर मोहब्बत रहती है, जिसको अवाम के ऊपर रहती है, वही मुसलमान का लीडर होता है। वो लीडर ऐसे ही नहीं आता, वो नीचे से आता है। सो ऐसा लीडर हम लोग को आंध्र प्रदेश में चाहिए, साउथ इंडिया को चाहिए ऐसा लीडर। हम लोग को हैदराबाद भी है, लेकिन हैदराबाद में क्या है, असदुद्दीन ओवैसी साहब। ये किसके साइड है? यहाँ के हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों को साथ दे रहे हैं। असदुद्दीन साहब, आप देखो पाकिस्तान के खिलाफ, यस मैं नहीं मानता हूं पाकिस्तान इज अवर अपोजिट कंट्री, उनके खिलाफ में एक कमिटी डाला तो पूरा वर्ल्ड घूम के पाकिस्तान को साथ मत दो, 100% देना है, लेकिन इन्हीं को क्यों चूज किया है? तो आप बीजेपी से रिलेशनशिप रखते हैं शायद। तो अच्छे असदुद्दीन काबिल शख्सियत है, और हाँ, हिंदुस्तान में एक बहुत मैं बड़ी नहीं बोल रहा हूँ, शख्सियत असद भाई हमारे भी बहुत अच्छे हैं। जितना अच्छा असदुद्दीन बोलते हैं उतना अच्छा तो मोदी भी नहीं बोल पाते। मोदी भी नहीं बोलता, लेकिन ही इज रिप्रेजेंट टू आवर कंट्री। लेकिन जमीर अहमद खान साहब जैसा लीडर, असद भाई इज अ डिफरेंट मॉड्यूल, जमीर अहमद साहब इज अ डिफरेंट मॉड्यूल। असदुद्दीन ओवैसी साहब का स्टाइल अलग है, बिकॉज ही इज ए बैरिस्टर। जमीर अहमद खान साहब नीचे से आए हुए आदमी है, यानी कि कौम के अंदर से आए हुए आदमी है। असद साहब पढ़कर उनके जो वालिद थे उनके साथ सियासत में आए, विरासत में मिली है, विरासत में मिली है, इनको नहीं ना। जमीर अहमद खान साहब की मैंने हिस्ट्री पढ़ा है, देखा है, बहुत तकलीफों से आए, बहुत चीज़ों से फाइट कर आए, हर चीज़ से आए। उनको कौन क्या है, कौन कैसा है, किससे हम लोग, कौन से लीडर को कैसा हैंडल करना है, कौन सा मुख्यमंत्री बैठा तो उसको कैसे हैंडल करना है, हमारी कौम को क्या प्रॉब्लम नहीं चाहिए, हमारी प्रॉब्लम को प्रॉब्लम नहीं आना, जैसे हमारी कौम को कैसे लेके जाना, ऐसा लीडर चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उनकी जो एक सलाहियत है, बेंगलोर में भी बहुत सारे जो डिस्प्यूट होते हैं उसमें भी जो है वो काफ़ी अच्छे अंदाज में सॉल्व करते हैं। चामराजपेट ईदगाह मैदान भी इसी तरह का एक डिस्प्यूट हुआ था, तो उन्होंने बहुत ही अच्छे अंदाज से उसे हैंडल किया, और आखिरकार अब उसका कोई जिक्र नहीं है, वो पूरा मामला ठीक है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आप अपने पार्टी के बैनर पे एक कांग्रेस के लीडर ज़मीर अहमद खान साहब का आपकी तारीफ़ कर रहे थे, मैं वो वीडियो हमने भी चलाया था उसे, तो आपके पार्टी की तरफ से कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ? क्योंकि प्रॉब्लम में से मेरे को पार्टी, मेरे साथ उस दिन मेरे साथ 8 कॉरपोरेटर्स थे और पार्टी के लीडर्स थे। मैं जब बोलने के टाइम पे सोचने की ज़रूरत नहीं है। जो इंसान कौम के लिए कर रहे हैं, वक्फ बोर्ड के सारे इतने चीज़ें कर रहे हैं, वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बने हुए हैं आंध्र प्रदेश में, मिनिस्टर है जो वेस्ट मिनिस्टर है फारूक साहब, उनको जो काम, उनको जो कितने मस्जिदें हैं पता नहीं, कितने मदरसे हैं पता नहीं, कौन कॉन्स्टिट्यूंसी में कितने पॉपुलेशन है, कॉन्स्टिट्यूंसी में मुस्लिम रिजर्वेशंस कौन से हिसाब से है, क्या परसेंटेज है मालूम नहीं, उनको मिनिस्टर बनाया गया है चंद्रबाबू नायडू ने। जी हुजूर बोलने वालों को, इतने सारे लोगों से भी रहकर जो 1 साल हुकूमत हुई, वक्फ बोर्ड में इतने सारे चीज़ें ज़मीर साहब ने किए हैं, तो उसको मैंने बोलने की ज़रूरत से डरने की वजह से क्या प्रॉब्लम है? ऐसा बोलेंगे तो कोरोना वायरस में ज़मीर साहब ने कांग्रेस पार्टी और हम लोग वाईएसआर कांग्रेस पार्टी, ज़मीर साहब ने खुद बोला है, तब बीजेपी हुकूमत थी यहाँ पे। हाँ, याद है मुझे 2020 के आसपास कोरोना में कुछ अच्छा काम जब पैंडेमिक में, तब ज़मीर साहब ने क्या कहा था, जगन मोहन रेड्डी को देख लो, आप जगन मोहन रेड्डी साहब को देख लो, जगन मोहन रेड्डी एक हॉस्पिटल्स को एक ये रखा है, फ्री कर दिया था उन्होंने, फ्री करा है, कौन से हॉस्पिटल में जाना है। उस वक्त यहाँ कर्नाटक में बीजेपी की सरकार थी, वही बोल रहा हूँ, आपके यहाँ जगन मोहन सीएम थे। जब ज़मीर अहमद खान साहब, जगन मोहन रेड्डी मेरे लीडर को बोलने से, मैं क्यों ज़मीर अहमद साहब को मैं चाहता हूं, मैं क्यों नहीं बोल सकता मेरे पार्टी के स्टैंड से? यानी आपने बदला पूरा किया। यस, और करूंगा।
मेरी पार्टी के लीडर से मैं डायरेक्ट बोलूंगा, मैं बोलूंगा खुद, यस सर, ही इज द ओनली वन कांग्रेस एमएलए हु इज स्पीकिंग अबाउट यू इन द कोरोना पैंडेमिक। मैंने 2-3 बार मैं जगनमोहन रेड्डी साहब से डिस्कस किया मैं कि ये एमएलए हैं। अच्छा ये बताइए, चूंकि हमारा जो टॉपिक है वो डाइवर्ट हो रहा है, इस वक्त की जो सरकार है चंद्रबाबू की और आपकी जो जगनमोहन की सरकार थी, उस वक्त माइनॉरिटी का बजट कितना था और आज कितना है? देखिए, माइनॉरिटी का बजट हम लोग उस वक्त तो जहाँ हमारा जगनमोहन रेड्डी साहब का, हम लोग ने स्कीम्स लेवल में ये बजट को डाइवर्ट किए हैं, जहाँ के तमाम मुसलमानों को 15,000 के हिसाब से स्कूल रीइंबर्समेंट में जाएं, और मुसलमान को, पूरे मुसलमान बच्चों को बजट में ऐसा करा। और जो भी औरतें हैं उनको आके चाहिए होता, यानी कि क्रेडिट, उनको हम लोग लोन के जैसा दिए, जैसा ऐसे तमाम सारे स्कीम्स लाए। चंद्रबाबू नायडू साहब ने 1 साल हुआ बनकर, आज तक ने उन्होंने बजट भी अलॉट नहीं किया, अब तक माइनॉरिटी बजट अभी नहीं अलॉट किया। जो जगनमोहन रेड्डी साहब ने जो स्कीम दिए हैं उसी को इन्होंने डाइवर्ट कर दे रहे हैं। आपके यहाँ से चेयरमैन साहब आए थे, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन है मौलाना मुश्ताक साहब, जो यहाँ बेंगलुरु के सिविल इरशाद के ही तालिब इल्म हैं जी। वो जब चेयरमैन बने थे तो यहाँ आमिर शरीफ से मिलने भी आए थे। उस वक्त हमने उनसे बात की थी, वो कह रहे थे कि आंध्र प्रदेश सरकार मुसलमानों का बहुत ख्याल रखती है, नए स्कीम लॉन्च करे हैं और बहुत सारा अच्छा काम अक़लियतों के लिए कर रहे हैं। जी, आप तो कह रहे हैं कि कुछ नहीं हो रहा है। देखिए, उन्होंने जो आप जिसका नाम आप जिक्र कर रहे हैं, ही इज़ नॉट बेसिकली फ्रॉम द पॉलिटिक्स। उनको रियलिटी मालूम है नहीं है, उन्होंने नॉमिनेटेड पोस्ट लेकर बैठ के हैं और वो बोल रहे हैं, लेकिन हमारे ही भाई हैं। चंद्रबाबू नायडू के सामने बात करने की हिम्मत नहीं है, ऐसे लीडर्स हैं ये लोग। आज हम लोग चंद्रबाबू नायडू उनके बेटे के साथ रेड बुक राज्यम लेके आए, यानी कि रेड बुक में नाम लिखकर उनके ऊपर केसें ठोक रहे हैं, उनको जेलों में डाल रहे हैं, उनके ऊपर राउडी शीटें डाल रहे हैं। वो चाहे मुसलमान भी नहीं देख रहे हैं, वो चाहे हिंदू भी नहीं देख रहे हैं। उन्होंने राउडिज़म को एक्सेप्ट किया है और उनको लेके आए। इन लोग ने मुसलमानों को ठीक से देख रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू अच्छा खिलाफ, तो उनको बोलो ना, दुल्हन स्कीम रिलीज किए क्या? जो गरीबों की बच्चों की शादी चल रही है, दुल्हन स्कीम 1 लाख रुपए देंगे करके बोले थे, वो रिलीज किया क्या? 1 साल हुआ। इमाम मौजूनों को धर्मा पड़ा क्या? सैलरी आई क्या इमाम मौजूनों को? मदरसों के कॉम्पाउंड वॉल्स के लिए पैसे देंगे करके बोले, दिए क्या? रमजान आया, बकरीद गया, ये दोनों चीज उन लोग को रमजान तोहफा देंगे करके चंद्रबाबू नायडू ने बोला, दिया क्या? बकरीद तोहफा दिए क्या? इनको ये सवाल आप पूछिए, जब नेक्स्ट आएंगे ना तो इनको ये पूछिए, मैं देखता हूँ वो क्या सवाल देंगे आपसे, जवाब देंगे। अच्छा ये बताइए कि सुनने में आ रहा है कि आंध्र प्रदेश भी जो है कम्युनल स्टेट होता जा रहा है। पहले तो वहाँ कम्युनल बिल्कुल नहीं था, हालिया दिनों में वहाँ दंगे भी हो रहे हैं, और पवन कल्याण का जो स्टेटमेंट है वो भी काफ़ी अजीब था, मुसलमानों के उन्होंने एकदम खिलाफ बोला, हालांकि बाद में उन्होंने माफ़ी भी मांग ली। तो क्या ये कम्युनल एंगल जो है साउथ इंडिया में भी घुस गया पूरी तरह से? हाँ, अभी साउथ इंडिया में यानी कि कर्नाटका में हिजाब के बारे में आया, उसी तरीके से पवन कल्याण जो है बीजेपी के यूपी के आइडियोलॉजी में है, हिंदुत्व लेके आना करके। तिरुपति तिरुमला स्थान देवन मंदिर तिरुमला में है, तिरुपति में, हमारे आंध्र प्रदेश में। उसको भी वो लोग पॉलिटिक्स बनाने के लिए लड्डू के बारे में हमारे जगन साहब के ऊपर गलत से फेमियां लाकर, और देखिए लड्डू में मिलावट कर लड्डू में मिलावट है करके उसको भी वो लोग कम्युनल यानी कि कैस्ट फीलिंग से बात कर हिंदुत्व लाने की कोशिश अभी तक हिस्ट्री में आंध्र प्रदेश में नहीं है। पवन कल्याण लेके आ रहे हैं। पवन कल्याण अभी सेम योगी आदित्यनाथ के आइडियोलॉजी में चल रहे हैं। मुसलमानों को परसों बकरीद था, बकरीद में इतना रिस्ट्रिक्शंस, इट इज नॉट इन द हिस्ट्री। उन्होंने डायरेक्टली इन्वॉल्व होकर बकरीद में के मुसलमान के एरिया में जाओ, जहाँ जहाँ उनके सेंटर्स हैं, वहाँ पे जो गाय रहेगा उसको सीज करो और उसको अंदर डाल दो।
और जो भी गाय बांध के है उनको भी अंदर डाल दो। ऐसा लेके आए ये लोग परसों रिसेंटली। पवन कल्याण ने ऐसे 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 पवन कल्याण एक मॉड्यूल पर जा रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू दूसरे एंगल में आ रहे हैं। अगर पवन कल्याण अगर पूरी तरह से मुसलमानों के खिलाफ या फिर योगी के तरह कर रहे थे तो फिर माफ़ी क्यों मांगी उन्होंने? हम लोग ने ये डिमांड किए थे उनको। पवन कल्याण का मैनेजर एक मुसलमान है, पवन कल्याण का मैनेजर एक मुसलमान है, और ये सनातन धर्म के लीडर है ना, सनातन धर्म के लीडर एक मुसलमान के घर में जाके बिरयानी क्यों खा रहे? क्यों खाए? सनातन धर्म के लीडर पवन कल्याण रहेंगे ना, सनातन धर्म के लीडर पवन कल्याण हैदराबाद में बिरयानी खाएंगे, क्यों मंगा के खा रहे हैं? ये मुसलमान ही बना रहे हैं। फिर भी एक अच्छा सनातन कुछ भी कर सकता है, आप क्यों आप उसे आप टारगेट कर रहे हैं? अच्छा सनातन धर्म कभी भी मुसलमान की खिलाफत नहीं करेगा, मुसलमान को कभी भी टारगेट नहीं करेगा। सनातन धर्म बोलने से तमाम सनातन यानी कि सबको मिलके लेके जाने वाला सनातन धर्म लीडर बोलते हैं। जैसा कि वाजपेयी थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे ना, सनातन धर्म, वहां पे मुसलमानों को कुछ दंगे फसादे हुए क्या? नहीं ना। वाजपेयी की रूलिंग अलग थी, वाजपेयी साहब की, नरेंद्र मोदी साहब की रूलिंग अलग है। इस इंडिया में सनातन धर्म आइडियोलॉजी हिंदुत्व लेके जाने का नहीं है। सनातन धर्म बोलने से सबको साथ लेके, सबका साथ सबका विकास बोलते ना, उसको सनातन धर्म बोलते हैं। हिंदुत्व को अलग करना, कभी हिजाब के बारे में, कभी मस्जिदों के बारे में, कभी दरगाहों के बारे में, कभी बकरीद में गौशाला के बारे में, कभी आके वक्फ बोर्ड के बारे में, कभी NRC NPR के बारे में, कभी 3 तलाक के बारे में, इसे सनातन धर्म बोलते नहीं है। आज देखिए इंडिया पाकिस्तान की वॉर हुई, किसने आपको इंडिया पाकिस्तान ये हु इज द मेन की रोल इन दिस? कौन क्यू रोल किया? एक मुसलमान लेडी ने, क्या नाम था उनका? सूफिया कुरैशी। शी इज अ मुसलमान एंड शी इज टेकिंग अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। तब मुसलमान नहीं याद आया, तब से बोलती बंद। देखिए हिंदुस्तान मुसलमानों का, मुसलमान रहेंगे इंशाअल्लाह, हम रहेंगे, करेंगे, और हम हिंदुस्तान के लिए फाइट करेंगे इंशाअल्लाह। इसमें कोई और अलग चीज़ नहीं है। अच्छा, आंध्र प्रदेश की सरकार में मुस्लिम नुमाइंदगी कितनी है आपके हिसाब से? क्या वहाँ पे वजीर बनाया गया? अभी तो फिलहाल एक ही मिनिस्टर है और एक वक्फ बोर्ड चेयरमैन है, जो उनका नाम है अब्दुल अजीज भाई। कंपेयर टू आपकी सरकार, क्या हमारी सरकार में डिप्यूटी मेयर्स, मिनिस्टर कितने थे? चेयरमैन्स, एक डिप्यूटी सीएम, जिला परिषद चेयरमैन्स, वाइस चेयरमैन्स, कॉरपोरेटर्स और मंडल परिषद चेयरमैन्स, ये तमाम सारे लोग हैं। चंद्रबाबू नायडू के पार्टी में मुझे दिखाओ आपके यहाँ मंत्री कितने थे, मिनिस्टर कितने थे डिप्टी सीएम के अलावा? कोई भी नहीं था। डिप्यूटी सीएम एक ही दिए थे। तो यहाँ भी एक दिए हैं वजीर। कुछ ज़्यादा फर्क नहीं, 19-20 का ही फर्क है वैसे। बस हमारे कितने हैं? 8 MLA। जगनमोहन रेड्डी साहब ने 5 से लेते 8 किए थे, चंद्रबाबू नायडू 1 से लेते 2 किया था, अब 3 किया है। सिर्फ फर्क देख लीजिए आप। खैर, आप पूरे देश की आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे? साउथ इंडिया जिस तरह से चल रहा है, खास करके आंध्र प्रदेश 2 टुकड़े में बंटने के बाद जो आंध्र प्रदेश बना है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, इस वक्त जो दोनों के बीच में पानी को लेके भी इख्तलाफ है, तमाम चीज़ों को देख के क्या पैगाम देना चाहिए? हाँ, यही है कि मैं अपनी आवाम के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ। हमारी आवाम को रोड पे लेके आने की साजिश की है हमारे स्टेट से चंद्रबाबू नायडू साहब ने। इन्होंने तमाम सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों को रोड पे लेके आकर वक्फ बोर्ड बिल लेके आके हमारा गर्दन काटने की कोशिश की है। जो हमारी गर्दन काटने वाला कभी भी अपना नहीं होता। मैं तमाम हिंदुस्तान वालों से यही करता हूँ, जो अपने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से, जो कर्नाटका से उन्होंने जो फाइट कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, और उनको जो बैकबोन है ज़मीर अहमद खान साहब ने, मैंने सुना है कि उन्होंने ही पीछे से रहकर उनको भी बहुत सारी ताकत पीछे से दे रहे हैं।
कि एक टीपू सुल्तान जैसा उनको भी आगे बढ़ाकर उनको मैं हूँ साथ आप लोग जो करो करके कपिल कपिल से नहीं, बल्कि वो तो ओपनली सपोर्ट कर रहे हैं। वो ओपनली सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, जो भी उलमा जो साथ दे रहे हैं, जितने प्रोग्राम हो रहे हैं उसमें ज़मीर अहमद खान ताउन रहता है। ज़मीर अहमद खुद ने भी जो है वक्फ अमेंडमेंट को बहुत ज़ोरदार तरीके से कंडम किया है। हाँ, वही कंडेम कर रहे हैं। इसीलिए मैं चाहता हूँ ज़मीर अहमद खान साहब जैसा लीडर हमें भी चाहिए। ज़मीर अहमद खान साहब से मैं इस सलाम न्यूज़ चैनल से मैं उनसे गुजारिश भी करता हूँ, आप सिर्फ कर्नाटका भी नहीं है, आप हमारे स्टेट में भी देखिए, बाजू तेलंगाना है, और आपका हमारा रिलेशन बहुत ख़ास है। हम लोग को सिर्फ 4 घंटे पड़ता है, 3 घंटे पड़ता है आंध्रा का बॉर्डर से यहाँ पे आने के लिए। आंध्र प्रदेश को भी आप जैसा लीडर चाहिए, और कांग्रेस पार्टी भी वहाँ पे नहीं है, नस्तो नाबूद हो चुकी है, और जगनमोहन रेड्डी साहब भी, हम लोग भी उसी पार्टी से हम लोग आए थे। सो मैं चाहता हूँ कि ज़मीर अहमद, ये मेरा पार्टी एजेंडा से नहीं है, ये मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है। ऐसे लीडर भी कभी आंध्र प्रदेश के मुसलमानों को आकर देखकर उनसे भी बात करके मिलजुल के रहना करके बोल के, उनके आइडियोलॉजी भी हमारे जैसे लीडर्स उनको देखकर आगे बढ़ना करके बोल के भी मैं गुजारिश करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया समीर साहब, आपने वक्त दिया। बिल्कुल एक सेकेंड लाइन लीडरशिप को बढ़ाने की ज़रूरत है, न सिर्फ कर्नाटक आंध्रा बल्कि पूरे मुल्क में मुसलमानों की नुमाइंदगी होनी चाहिए। मुसलमानों का सियासी मुस्तकबिल मजबूत करने के लिए बेहद ज़रूरी है। तो और भी हम आने वाले दिनों में नए गेस्ट के साथ, एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। फिलहाल दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।